नमस्कार बच्चों। कक्षा छठी की नवीन हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। तो आज से हम इस नवीन पुस्तक मल्हार का अध्ययन आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम मल्हार शब्द के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो शब्द है मल्हार, भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक राग है। यह मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में प्रकृति नूतन रूप धारण करती है। इस ऋतु का संबंध सृजन, सौंदर्य, नएपन और कृषि से भी है। यह पुस्तक मल्हार भी अपने गठन, विषय वस्तु और गतिविधियों में सृजन, सौंदर्य और नएपन पर बल देती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ, जो कि एक कविता है, मातृभूमि। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने भारत भूमि के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है, अपनी मातृभूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है और भारत माता को साकार रूप देकर भारत देश की महिमा का वर्णन करने का प्रयास किया है। तो आइए अब हम कवि का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेज़ों का भारत पर आधिपत्य था, यानी हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेज़ों का विरोध किया। लेखनी से अंग्रेज़ों का विरोध करने का मतलब कि उन्होंने जो भी लिखा वो अंग्रेज़ों के खिलाफ में लिखा, उनके प्रति विरोध प्रकट करने के लिए लिखा। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। आइए अब कविता का मूल भाव जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित देशभक्ति के भावों से परिपूर्ण एक मनोहारी रचना है। इस कविता द्वारा कवि हमें भारत भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य तथा गौरवशाली अतीत से अवगत कराना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों द्वारा किए गए सत्कर्मों से परिचित हो और उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा ग्रहण कर उनके आदर्शों को अपनाए। श्री कृष्ण द्वारा दिखाए गए निष्काम कर्म के मार्ग पर चले, बुद्ध द्वारा दिया गया दया का संदेश ग्रहण करें और अपने देश को गौरवान्वित करें। तो बच्चों, चलो अब हम मातृभूमि कविता का गायन करते हैं। आप भी मेरे साथ कविता गायन का प्रयास करें। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया।
वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो आइए अब हम एक एक करके कविता की सारी पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा भारत देश है, इसके उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, उसकी ऊंचाई इतनी अधिक है, ऐसे लगता है जैसे वह आकाश को चूमने का प्रयास कर रहा है या उसे छूने का प्रयास कर रहा है। और हमारे देश के दक्षिण दिशा में जहाँ पर हिंद महासागर है, ऐसा लगता है जैसे वह धरती माता के चरणों में हमेशा झूमता रहता है, लहराता रहता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम स्थान है। ये तीनों नदियाँ भारत भूमि पर बहती हैं, भारत भूमि को सिंचित करती हैं और चारों तरफ बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही निराली, अनुपम छटा जो है बिखरी हुई है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह पुण्य भूमि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो भारत भूमि है, ये बहुत ही पवित्र भूमि है। यहाँ पर देवताओं ने भी जन्म लिया है। और ये स्वर्ण भूमि है, यानी यहाँ की धरती बड़ी ही उपजाऊ है। इसमें तरह तरह की फसलें पैदा होती हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं। और ये जो भूमि है, यही मेरी जन्मभूमि है, यानी यहाँ पर मैंने जन्म लिया है। और ये मेरी मातृभूमि भी है, यानी इस धरती ने माता की तरह मेरा क्या किया है, पालन पोषण किया है। तो इन पंक्तियों में कवि ने हमें क्या बताया है कि भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है। उसकी ऊंचाई देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह आकाश को छू रहा हो। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे भारत माता के पैरों के नीचे समुद्र निरंतर झूमता रहता है, मचलता रहता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का अनोखा संगम है, जिसका अद्भुत सौंदर्य चारों ओर छाया दिखाई देता है। नदियों के पवित्र जल से सिंचित भारत की धरती हरी भरी और सुंदर दिखाई देती है। चारों ओर अनोखी सुंदरता फैली रहती है। भारत की भूमि अत्यंत पवित्र है। यह देवताओं का भी जन्म स्थान रही है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जिसमें भरपूर फसल होती है, अर्थात वह सोना उगलती है। यह हमारी जन्मभूमि है। जिस प्रकार माता अपने दूध से अपने बच्चे को पालती है, ठीक उसी प्रकार इस भूमि के अन्न और जल से हमारा लालन पालन हुआ है। यही हमारी मातृभूमि भी है। यहाँ की धूल मिट्टी रूपी माँ की गोद में खेलकर हम बड़े हुए हैं। आगे की पंक्तियाँ देख लेते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। तो हमारे देश में अनेक झरने बहते हैं, पहाड़ियों से अनेक झरने झरते हैं, निकलते हैं, जो कि बड़े ही सुंदर लगते हैं। और यहाँ का वन्य प्रदेश इतना सुंदर है, वहाँ पर चिड़िया हमेशा चहचहाती रहती हैं। झाड़ियों में हमेशा चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई देगी, जो कि वातावरण को बड़ा ही सुंदर बना देती है। अमरैया घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। अमरैया घनी है मतलब यहाँ पर आमों के घने बगीचे हैं, और उन घने बगीचों में हमेशा कोयल की कूक आपको सुनाई देती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आम के पेड़ों पर बौर आता है तो कोयल की कूक आपको हमेशा सुनाई देती रहती है, यानी कोयल उन दिनों में ज़्यादा बोलती है। बहती मलय पवन है, यानी जो मलय पर्वत है वहाँ से आने वाली सुगंधित हवा तन मन को संवार देती है, उसमें स्फूर्ति पैदा कर देती है, ताजगी पैदा कर देती है। सुगंधित पवन यहाँ पर क्यों कहा गया है कि ये जो मलय पर्वत वाला इलाका है, यहाँ पर चंदन के वृक्ष होते हैं, तो वहाँ से बहने वाली हवा सुगंधित हो जाती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी।
तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये जो भारत भूमि है यही मेरी धर्म भूमि है, हमेशा मुझे धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। और यही भारत भूमि मेरी कर्म भूमि भी है, यानी ये मेरा कर्म स्थान भी है, यह मुझे हमेशा कार्य करने की प्रेरणा देती है। और यही भूमि मेरी जन्मभूमि है, यहाँ पर मेरा जन्म हुआ, ये मेरी माता के समान है, हमेशा मेरा इसने अपने अन्न जल से पालन पोषण किया है। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि हिमालय की पहाड़ियों में अनेक झरने बहते हैं जो यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। हरे भरे वन्य प्रदेशों में चिड़ियों की मधुर आवाज़ से वातावरण मदमस्त हो जाता है। यहाँ आम के घने बगीचे हैं और उन बगीचों में वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल की मीठी कूक सुनाई देती है। भारत के दक्षिण में स्थित मलय पर्वत से बहने वाली शीतल और सुगंधित हवा प्राणियों के तन मन को स्फूर्ति व ताजगी से भर देती है। कवि कहते हैं कि जिस भूमि का वह वर्णन कर रहे हैं वह उनकी धर्म भूमि है, क्योंकि वह उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। वह उनकी कर्म भूमि है, क्योंकि वह उन्हें निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देती है। और यही उनकी जन्मभूमि और मातृभूमि है। कविता की आगे की पंक्तियाँ क्या कहती हैं? जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि इसी भारत भूमि पर ही रघुकुल में श्री राम जी का जन्म हुआ और राजा जनक के यहाँ पर जनक नंदिनी सीता जी का जन्म हुआ। और इसी भारत भूमि पर श्री कृष्ण जी भी हुए, जिन्होंने बांसुरी की मधुर धुन पर लोगों का मन मोह लिया और महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देकर मनुष्य को निष्काम कर्म की शिक्षा भी दी। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। इसी भारत भूमि पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और इस देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, सारे संसार को दया की भावना सिखाई, लोगों को प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया और लोगों को ज्ञान का प्रकाश दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। और यही भारत भूमि मेरी युद्ध भूमि है। युद्ध भूमि यहाँ पर कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि इसी भारत भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए हमने अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी, यानी ये हमें संघर्ष करने की भी प्रेरणा देती है। और यही बुद्ध भूमि है, यहाँ पर बुद्ध ने जन्म लिया और लोगों को मोह माया जैसे विकारों से दूर रहने का या उनसे मुक्त होने के लिए ज्ञान का प्रकाश दिखाया। और यही भूमि मेरी मातृभूमि है, मेरी माँ के समान है और यही मेरी जन्मभूमि है, यहाँ पर मैंने जन्म लिया है। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? महापुरुषों और वीरों की इस भूमि की महत्ता बताते हुए वे कहते हैं कि यही वह देश है जहाँ त्रेता युग में रघुकुल में श्री राम का जन्म हुआ। इसी भूमि पर जनक नंदिनी सीता ने जन्म लिया। यही वह भूमि है जहाँ द्वापर युग में श्री कृष्ण हुए और उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी। इसी पवित्र भूमि पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और संसार की मोह माया का त्याग कर ज्ञान की खोज की, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। हिंसा न करने और जीवों पर दया करने का पाठ गौतम बुद्ध ने ही हमें पढ़ाया। उन्होंने सच्चे ज्ञान का दीपक जलाया, जिसका प्रकाश आज न सिर्फ हमारे देश को अपितु दूसरे देशों को भी प्रकाशित कर रहा है। कवि कहते हैं कि जिस भूमि का वह वर्णन कर रहे हैं यह उनकी युद्ध भूमि है, अर्थात उनके संघर्ष का क्षेत्र है। स्वतंत्रता की लड़ाई उन्होंने इसी भूमि की मुक्ति के लिए की है। यह उनकी बुद्ध भूमि है, क्योंकि यहाँ ही उन्हें ज्ञान का उजाला मिला। यही धरती उनकी जन्मभूमि है, क्योंकि इसी भारत भूमि पर उन्होंने जन्म लिया है। यह उनकी मातृभूमि है, जिसने मातृवत उनका पालन अपने अन्न जल से किया है। तो बच्चों, अब हम कविता से संबंधित कठिन शब्द यानी शब्दार्थ देख लेते हैं। चरण तले, पैरों के नीचे। सिंधु मतलब समुद्र। नित यानी प्रतिदिन। त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम। पग पग पर यानी कदम कदम पर। अमराइयाँ, आम का बगीचा। जगमग, चमकदार। छटा मतलब सुंदरता। निराली, अनोखी।
ठहरना यानी बिखरना, मलय पवन यानी दक्षिण भारत में स्थित मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा, रघुपति राजा दशरथ के पुत्र राम, पुनीत पवित्र, गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया पद्यात्मक उपदेश, सुयश यानी प्रसिद्धि, पुण्य भूमि मतलब पवित्र भूमि, स्वर्ण भूमि धन धान्य से परिपूर्ण भूमि। तो बच्चों, इस तरह से हमारी यह मातृभूमि कविता पूरी हुई। अगली वीडियो में हम इस कविता से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।